अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रॉबर्ट ग्रेव की एक पोएम जिसका टाइटल है इन ब्रोकन इमेजेस, इसको डिस्कस करते हैं। रॉबर्ट ग्रेव इंग्लैंड का एक पोएट है जो कि 24 जुलाई 1895 में इनकी बर्थ है, 7 दिसंबर 1985 में इनकी डेथ है। इस ब्रोकन इमेजेस के अंदर रॉबर्ट ग्रेव ये बताने की कोशिश करता है वो असल में अपना कंपैरिजन एक ज़हीन आदमी के साथ करता है। खुद को वो एक डल माइंडेड कहता है और वो अपना कंपैरिजन एक शार्प माइंडेड पर्सन के साथ करता है। और वो ये कहने की कोशिश करता है कि मैं एक डल माइंडेड पर्सन हूं, इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रोंग नहीं हैं और मैं शार्प माइंडेड नहीं हूं। इसके बरक्स मेरा एक दोस्त है या कोई और पर्सन है, चूंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं। मैं जब सोचता हूं तो मैं ब्रोकन इमेजेस में सोचता हूं, मतलब मुबहम तस्वरात में या टूटे हुए तस्वरात में सोचता हूं। मेरे तस्वरात टूटे फूटे मुबहम से हैं, गैर वाजे। लेकिन इसके बरक्स जो मेरा दोस्त है उसके तस्वरात बहुत क्लियर हैं और जब वो सोचता है तो वो वाज़े तस्वरात में सोचता है। अब होता यह है कि चूंकि मेरे मुबहम तस्वरात हैं, टूटे हुए तस्वरात हैं, मैं मजीद मेहनत करता हूं। उसके चूंकि वाज़े तस्वरात हैं वो मेहनत नहीं करता और जो वो रिजल्ट निकालता है उसको सही समझ लेता है। जब मैं रिजल्ट निकालता हूं तो मैं उस पर यकीन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे तस्वरात ही मुबहम से हैं, तो इस वजह से मुझे उन पे यकीन नहीं होता। अब होता यह है कि उसका भी रिजल्ट उसे नाकाम बनाता है, मेरा रिजल्ट भी मुझे नाकाम बनाता है। लेकिन जब उसका रिजल्ट उसे नाकाम बनाता है तो वो अपने हवास पर सवाल करता है, लेकिन जब मेरा रिजल्ट मुझे नाकाम बनाता है तो फिर मैं कहता हूं कि हाँ, मेरे साथ ऐसा होना ही था। मतलब मैं अपने हवास को अप्रूव करता हूं। इसलिए फिर क्या होता है कि आगे जो है वो डल माइंडेड होता जा रहा है इस प्रोसेस में, क्योंकि वो अपने आप को शार्प माइंडेड समझना जारी रखता है। और मैं शार्प माइंडेड होता जा रहा हूं, काम कर करके, मेहनत कर करके, वर्क कर करके और अपने अखज किए गए जो रिजल्ट्स हैं उन पर यकीन ना करके। वक्त के साथ साथ वो चूंकि अपने आप को ज़हीन समझता था वो डल होता जा रहा है। और चूंकि मैं अपने आप को डल माइंडेड समझता था, मैं अब मेहनत कर करके शार्प माइंडेड होता जा रहा हूं। तो मैं एंड पे आके एक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेता हूं और वो एंड पे आके एक कंफ्यूजन में चला जाता है। ये है हमारी पोएम का सादा सा मफहूम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं, उसमें उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई हैं उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस। ही से मुराद पोएट का वो दोस्त है या और कोई आदमी है, अनदर पर्सन, जो बहुत ज्यादा क्विक है, बहुत तेज है और थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, वो वाज़े तस्वरात में सोचता है। उसके बाद पोएट अपने आप को कहता है आई एम स्लो, मैं कुंद जेन हूं। स्लो से मुराद यहां कोड मगज, कुंद जेन मतलब नलायक हूं। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, जब मैं सोचता हूं तो मैं मुबहम तस्वरात में सोचता हूं, मतलब टूटे फूटे तस्वरात में। वो वाज़े तस्वरात में सोचता है, मैं टूटे हुए तस्वरात में सोचता हूं, मुबहम तस्वरात में सोचता हूं। थर्ड लाइन है ही बिकम्स डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, जब वो अपने वाज़े तस्वरात पर यकीन करता है तो वो डल हो जाता है, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा। उसके जो वाज़े तस्वरात थे उसने उन पर यकीन किया। लेकिन उसके बरक्स आई बिकम शार्प, मैं तेज होता हूं, ज़हीन होता हूं। मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि मैं अपने टूटे हुए तस्वरात पर यकीन नहीं करता। मतलब वो अपने तस्वरात पे यकीन करता है, इस वजह से डल होता जा रहा है। मैं अपने तस्वरात पे यकीन नहीं करता क्योंकि मेरे तो है ही टूटे हुए तस्वरात या खराब या मुबहम तस्वरात, तो मैं मुबहम तस्वरात पे यकीन नहीं करता। इस वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता शार्प होता जा रहा हूं। आगे, ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही एज्यूम्स देयर रेलिवेंस। अब ये होता है कि वो अपने इमेजेस के ऊपर
ट्रस्ट करता है, अपने तस्वुरात के ऊपर भरोसा करता है, इसलिए ही एज्यूम्स देयर रेलिवेंस, वो उनके दुरुस्त होने को फर्ज कर लेता है। एज्यूम का मतलब होता है फर्ज कर लेना, मान लेना। रेलिवेंस का मतलब दुरुस्त होना। चूंकि वो अपने तस्वुरात पर यकीन करता है, इसलिए वो उनको दुरुस्त सब फर्ज कर लेता है। लेकिन मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, चूंकि मैं तो अपने इमेजेस के ऊपर यकीन ही नहीं करता कि वो सही है भी या नहीं, आई क्वेश्चन देयर रेलिवेंस, तो मैं उसके दुरुस्त होने पर सवाल उठाता हूं। मतलब सवाल उठाने से मुराद यह है कि क्या मेरे तस्वुरात सही है भी या नहीं, तो मैं सवाल उठाता हूं। लेकिन वो नहीं सोचने की जिसारत करता, या वो नहीं तदब्बर करता, गौर फिक्र करता कि क्या मेरे तस्वुरात सही हैं या नहीं। नेक्स्ट है एज्यूमिंग देयर रेलिवेंस। जब वो सही होने को फर्ज कर लेता है, तो सही होने के या दुरुस्त होने को फर्ज करते हुए ही एज्यूम्स द फैक्ट, वो इसको हकीकत समझ लेता है। मतलब वो जब समझता है कि मेरे इमेजेस दुरुस्त हैं, तो उन इमेजेस को दुरुस्त समझने के बाद वो उन्हीं इमेजेस को हकीकत तस्वर कर लेता है कि यही हकीकत है और असल है। क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, उनके सही होने पर जब मैं सवाल उठाता हूं, आई क्वेश्चन द फैक्ट, तो इसलिए मैं हकीकत पर भी यकीन नहीं करता, मैं हकीकत पर भी सवाल उठाता हूं। क्वेश्चनिंग देयर रेलिवेंस, उनके दुरुस्त होने पर सवाल उठाते हुए, आई क्वेश्चन द फैक्ट, मैं हकीकत पर भी सवाल उठाता हूं। उसके बाद व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, जब हकीकत उसे नाकाम बनाती है, ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, तो वो अपने हवास पर सवाल करता है कि क्या मैं होश में भी हूं कि नहीं, हवासे खमसा पर सवाल कर देता है। व्हेन द फैक्ट फेल्स मी, लेकिन जब हकीकत मेरी गलत साबित हो जाती है, हकीकत मुझे नाकाम बनाती है, आई अप्रूव माई सेंसेस, तो मैं सही समझता हूं अपने हवास को। क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है मैं नालायक हूं, तो मेरा आंसर गलत आना ही आना है, या मेरा जो फैक्ट मैंने अपने ज़हन में बनाया वो गलत होना ही है। तो इसका मतलब चूंकि वो अपने फैक्ट को सही समझ रहा था, इसलिए वो अपनी सेंसेस पर सवाल उठाता है। मैं अपने फैक्ट को ही गलत समझता था, जब मेरे फैक्ट मुझे नाकाम बनाते हैं, तो मैं अपनी सेंसेस को अप्रूव करता हूं। मतलब मुझे पता चल जाता है कि ये सही है और दुरुस्त है। नेक्स्ट लाइन नंबर 11 है, ही कंटिन्यूज क्विक, वो अपने आप को ज़हीन समझता रहता है, एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, लेकिन क्या है कि वो अपने वाज़े तस्वुरात में कुंद ज़ेन होता जाता है, डल होता जाता है। मतलब ही कंटिन्यूज क्विक, वो अपने आप को तेज तरार समझता है, ज़हीन समझता है, एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, अपने वाज़े तस्वुरात में वो डल होता जा रहा है, कुंद ज़ेन होता जा रहा है। लेकिन उसके बरक्स आई कंटिन्यू स्लो, मैं अपने आप को नालायक समझता रहता हूं, स्लो का मतलब कुंद ज़ेन समझता रहता हूं। एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस, मैं अपने मुबहम तस्वुरात में ज़हीन होता जाता हूं। इसलिए एंड पे रिजल्ट क्या निकलता है, ही इन अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी फहमो फरास्त के बारे में नई उलझन का शिकार हो जाता है। ही वो इन अ न्यू कन्फ्यूजन, नई उलझन में चला जाता है, ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अपनी फहमो फरास्त समझ बूझ से वो एक नई परेशानी का शिकार हो जाता है। लेकिन आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, मुझे नई समझ बूझ मिल जाती है, ऑफ माई कन्फ्यूजन, अपनी उलझन से। मतलब मुझे अपनी उलझन से एक नई फहमो फराज का इदराक हो जाता है, और वो अपने फहमो फराज से एक नई कंफ्यूजन में चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं लाइक होता जा रहा हूं और वो नलाइक होता जा रहा है। ये थी इस पोएम की ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इस पोएम के अंदर यूज होने वाली फिगर ऑफ स्पीच को। सबसे पहले अगर इस पोएम की टेक्स्ट की बात की जाए, तो 7 कपलेट्स के ऊपर मुश्तमल ये एक पोएम है। कपलेट कहते हैं टू राइमिंग लाइंस स्टेंजा को, एक ऐसा स्टेंजा जिसकी 2 राइमिंग लाइंस होती हैं, उसे कपलेट कहती हैं। तो 7 कपलेट्स इस पोएम के हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि टोटल इस पोएम की जो स्ट्रेंथ है वो 14 लाइंस हैं। उसके बाद इस पोएम के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, सबसे पहले एसोनेंस की बात करते हैं।
एसोनेंस किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द वर्ड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर वाउल साउंड की रिपीटिशन को एसोनेंस कहते हैं। मसलन लाइन नंबर 1 में देखें, इज क्विक थिंकिंग इन, इसके अंदर आई की रिपीटिशन हमें नजर आ रही है, तो ये वाउल साउंड है जो एक ही लाइन में मुख्तलिफ वर्ड्स में रिपीटेड है, जिसे हम एसोनेंस कहेंगे। और भी लाइंस के अंदर जो है वो एसोनेंस की एग्जांपल आप वाउल साउंड को अंडरलाइन करके कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड अगर बात की जाए तो इस पोएम की फर्स्ट 2 लाइंस में एपिस्ट्रॉफी यूज हुई है। एपिस्ट्रॉफी किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स एट द एंड ऑफ द सक्सेसिव लाइन। सक्सेसिव लाइन का मतलब आने वाली लाइंस में, मतलब जब भी किसी भी लाइन के एंड पर एक जैसा वर्ड आ रहा हो उसकी रिपीटिशन को एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स एट द एंड ऑफ सक्सेसिव लाइन, जैसा कि लाइन नंबर 1 से लेके 4 तक इमेजेस 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 इमेजेस, लास्ट वर्ड जो है वो इमेजेस का यूज हो रहा है, तो ये एपिस्ट्रॉफी का यूज है। उसके बाद रेलिवेंस रेलिवेंस, ये भी एपिस्ट्रॉफी का यूज है। फैक्ट फैक्ट एपिस्ट्रॉफी है। सेंसेस सेंसेस और इमेजेस इमेजेस, ये सारी लाइंस के एंड की जो सक्सेसिव लाइंस हैं वो सेम रिपीटिशन वाले वर्ड्स हैं, तो रिपीटेड वर्ड्स को हम एपिस्ट्रॉफी कहेंगे जब वो किसी लाइन के एंड पर यूज होंगे। उसके बाद देखते हैं एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन द सेम लाइन, एक ही लाइन के अंदर जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है वर्ड के स्टार्ट पर इनिशियल, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना वर्ड के स्टार्ट पर, इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो इसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के अंदर आप एलिट्रेशन की एग्जांपल देख सकते हैं। अगर लाइन नंबर 4 में देखें, बिकम ब्रोकन, ये बी की रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एलिट्रेशन कहलाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 8 के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चनिंग और क्वेश्चन, क्यू की रिपीटिशन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, एलिट्रेशन की एग्जांपल है। उसके बाद देयर द, ये भी एलिट्रेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में अगर देखें तो फेल्स और फैक्ट, ये एफ की जो रिपीटिशन है ये भी कॉन्सोनेंट की एग्जांपल, एलिट्रेशन की एग्जांपल है। हिम और ही और हिज, ये एज की रिपीटिशन है, ये भी एलिट्रेशन है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में अगर देखें तो इसके अंदर फैक्ट और फेल, फिर एफ की रिपीटिशन आ रही है। लाइन नंबर 11 में देखें, ही हिज, एज की रिपीटिशन है। लाइन नंबर 12 में देखें, स्लो और शार्प, ये एस की रिपीटिशन है। उसके बाद ही और हिज, एज की रिपीटिशन है। तो वो वर्ड्स जिनके स्टार्ट पर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है एक ही लाइन में, उसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। अब तीसरे नंबर पर देखते हैं एंटीथीसिस, जब एक मफरूजे के साथ उसके बरक्स कोई मफरूजा बयान किया जाता है, इसे एंटीथीसिस कहते हैं। तो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के अंदर या 11 और 12 के अंदर एंटीथीसिस की एग्जांपल हमारे सामने है। मसलन वो कहते हैं लाइन नंबर 1 और 2 को अगर हम पढ़ें, ही इज क्विक थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, वो ज़हीन है वाज़े तस्वरात में सोचता है। आई एम स्लो थिंकिंग इन ब्रोकन इमेजेस, मैं कुंद ज़ेहन हूं मुबहम तस्वरात में सोचता हूं। ऊपर वाज़े तस्वरात में सोचता है, नीचे मुबहम तस्वरात में सोचता है। तो ये यहां पर एंटीथीसिस की एक एग्जांपल हमारे सामने है। उसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा इस पोएम में यूज हुआ। एनाफोरा किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस में सेम स्टार्टिंग पर वर्डिंग आ रही हो या फ्रेजेस आ रहे हो, मतलब कि रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड्स और सेम फ्रेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइन, तो ये होता है एनाफोरा। जब दो या दो से ज्यादा लाइनों के स्टार्ट से एक ही लफ्ज से वो स्टार्ट हो रही हो या एक ही फ्रेज से वो लाइन स्टार्ट हो रही हो, तो उनको हम एनाफोरा कहते हैं। मसलन लाइन नंबर 9 और 10 में अगर हम देखें
तो हमारे पास है व्हेन द फैक्ट फेल हिम, और लाइन नंबर 10 का स्टार्ट है व्हेन द फैक्ट फेल मी। तो ये जो व्हेन द फैक्ट है, व्हेन द फैक्ट फेल, ये यहां पर फ्रेजेस रिपीट होते हुए हैं हमारे सामने, जिसको हम एनाफोरा कहेंगे। उसके अलावा लास्ट पर यह है कि ये पूरी की पूरी पोएम एंड स्टॉप लाइंस कहलाएगी। एंड स्टॉप लाइन वो होती है जिसमें एक लाइन पढ़ने से उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो जाती है। इसके बरक्स कुछ जो है वो एंजाइममेंट का यूज भी किया जाता है। एंजाइममेंट ये होता है कि जब एक लाइन पढ़े तो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प नहीं होती, उसे हम एंजाइममेंट कहते हैं। लेकिन ये पूरी पोएम एंड स्टॉप लाइन पर मुबनी है और पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।